मीडियम वेव डीटीएच और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आकाशवाणी के 90 वर्षों का स्वर्णिम सफर के अंतर्गत इन दिनों हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवा रहे हैं जो कि आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं और उनके अनुभव भी वो साझा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ में है आकाशवाणी भोपाल के पूर्व स्टेशन डायरेक्टर श्री रईस सिद्दीकी साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जूही, हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं। आप 90 साल पूरे होने पर जाहिर है कि कुछ जानना चाहती हैं रेडियो के बारे में। तो पहले तो मैं बताऊं कि दरअसल बचपन में एक ख्वाहिश थी कि हम कुछ बन जाएं। अब कुछ बनने के लिए आपको बड़ा बनना पड़ता है, यानी जवान होइए आप, और तरह तरह की चीजें जहन में आती थी। कभी साहब वो जज बनना है और आपको सिविल सर्विसेज में आने तो मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। तो साहब मुझे ऐसा लगा कि रेडियो स्टेशन में बच्चे भी प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस प्रोग्राम आता था, बाल कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से। मेरा ताल्लुक लखनऊ से है और लखनऊ से मैंने बीए तक वहीं मैं रहा हूँ। तो अब बच्चों के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते थे, तो होना तो ये चाहिए था कि बच्चों के प्रोग्राम में शामिल हो जाए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, नाटक में भी बच्चे होते हैं। तो मैंने आकाशवाणी लखनऊ में एप्लीकेशन दी, ऑडिशन की, और मैं ऑडिशन फेल हो गया। मजे की बात ये, लेकिन बाद में मेरी पहचान आवाज से ही बनी, तो मुझे फेल कर दिया गया। तकलीफ तो मुझे हुई, अब क्या करें साहब। और बचपन का मतलब 8-9 साल ललक थी कुछ बड़ा आदमी बने। पहले फैसिलिटीज बहुत कम थी हमारे बचपन में, अब तो बहुत फैसिलिटीज है। तो दुनिया बिल्कुल ही वीरान सी नजर आ रही थी। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक कहानी लिखी मैंने उर्दू में। वहाँ का एक कौमी आवाज अखबार है, बहुत प्रेस्टिजियस अखबार है, उसमें मेरी कहानी छपी तो हिम्मत बढ़ी। उसके बाद फिर मैंने हिंदी में लिखा तो हिंदी में कहानी छप गई, और विश्वामित्र कलकत्ते से निकलता था इसलिए कहा मुझे नहीं मालूम। जागरण भी निकलता था कानपुर से, उसमें मेरी कहानी छप गई। नेशनल हेराल्ड एक अखबार निकलता था, उसमें अंग्रेजी में लिखा तो उसमें भी कहानी छप गई। लेकिन रेडियो में काम करने की जो ललक थी वो दूर नहीं हुई। अब क्या हुआ, मैं लिखता रहा, कहानियां लिखता रहा, कविता लिखता रहा, किताबों पर रिव्यू करता रहा। मंथली टॉफी, उसमें हर महीने मैं किसी अदीब या शायर से इंटरव्यू करता था। लेकिन रेडियो स्टेशन में जाने की ख्वाहिश तो थी, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। फिर मैं दिल्ली आ गया। उस वक्त तक मैं जवान हो चुका था। दिल्ली में मुझे किसी की सिफारिश से युवाणी में एक कहानी मिल गई। पहली बात तो आकाशवाणी दिल्ली जो बहुत बड़ा केंद्र है दिल्ली, वहां घुसना ही मुश्किल था, और वहां कई स्टेशन थे, मतलब देख कर ही आपको लगता था कि कैसे अंदर जाएं। तो जनाब हमने क्या किया कि हम रिसेप्शन में गए और एक बड़ी लाइन लगी थी, उसको छोड़कर हम छोटी लाइन में लग गए, और छोटी लाइन दूरदर्शन वालों की थी। तो वहां पर रिसेप्शनिस्ट ने बड़ा डांटा मुझे, कहाँ घुस के आ गए, क्या काम है तुम्हें। तो मैंने कहा कि साहब मुझे युवाणी में प्रोग्राम करना है। तो वो सैनी साहब थे, उनकी अच्छाई मुझे आज तक याद है। नाम वगैरह मुझे याद नहीं रहते, लेकिन उनका याद है। उन्होंने पास बना दिया, थोड़ा सा गाइड किया कि फला फला व्यक्ति से, प्रोड्यूसर से मिलो। इत्तेफाक ऐसा है कि उस प्रोड्यूसर से पहले ही मेरे बारे में कोई बात कर चुका था। तो उन्होंने मुझे कहानी दी एक यूथ प्रोग्राम के लिए। टेप रिकॉर्डर के सामने बैठकर 15 दिन उस कहानी को पढ़ा। उससे प्रैक्टिस हो गई और रवानी आ गई और उच्चारण वगैरह बड़ा अच्छा हो गया। तो जब मैं 15 दिन के बाद रिकॉर्डिंग पे पहुंचा, प्रोड्यूसर ने कहा सुनाओ कहानी। अब मैंने कहानी सुनाना शुरू की तो वो मुझे यूं देख रहा था। उसने कहा पहली बार तुम रेडियो में आए हो? मैंने कहा जी। पहली बार तुम प्रोग्राम करने आए हो? मैंने कहा जी। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम जिस तरीके से तुमने मुझे कहानी सुनाई है ये पहली बार को हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, मैं पहली बार आया हूं। हाँ, ये जरूर है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला तो मैंने 15 दिन इसकी प्रैक्टिस की। उस वक्त 35 रुपए फीस थी। प्रोड्यूसर के न जाने क्या समझ में आया कि कहानी के साथ साथ दूसरे आइटम भी थे। आधे घंटे का प्रोग्राम था। उसने एक दूसरे युवा को बुला लिया मेरा इंटरव्यू करने के लिए। यानी कहानी पढ़िए, फिर उसी कहानी से संबंधित आपसे सवालात किए जाएंगे, कहानी कैसे लिखी, क्या था, वगैरह वगैरह। तो गोया 10 मिनट की कहानी और 20 मिनट का इंटरव्यू। आकाशवाणी में पहली एंट्री जो थी दिल्ली में, वो मेरी धमाकेदार हुई और मेरा बड़ा मनोबल बढ़ा और बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर तो मैंने ऑडिशन हिंदी न्यूज रीडर, हिंदी अनाउंसर, हिंदी एंकर, उर्दू एंकर, हिंदी
न्यूज रीडर, उर्दू न्यूज रीडर, ड्रामा वॉइसेस, और इसके अलावा चूंकि लिखने का शौक पहले से था तो बच्चों के लिए कहानियां, बड़ों के लिए कहानियां, टॉक भी लिखता रहा, डिस्कशन में भी मॉडरेट करता रहा, पार्टिसिपेट भी करता रहा, सिंपोजियम भी करता रहा। यानी यूं कह लीजिए कि सिवाय गाना गाने के सारी विधाओं में हमने काम किया। सब चल रहा था और अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। पूरा 30 दिन महीने में हम बिजी रहते थे। फिर टीवी में कोशिश की, फिल्मों में करते थे, सीरियल में आने लगे, बहुत ही स्टेब्लिश हो गए हम। इत्तेफाक से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मैंने भर दिया, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह हमने दे दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अब मुझे ज्वाइन करते हुए हिचकिचाहट हो रही थी कि ये सब छूट जाएगा, वहां तो आप एक पैक्स की तरह बैठकर एक प्रोग्राम करेंगे। एक प्रोडक्शन असिस्टेंट था, उसका भी नाम याद है मुझे, राजीव श्रीवास्तव। उसने कहा, रईस साहब अभी आप दूसरे पैक्सेस के सामने कुर्सी पर बैठते हैं, जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आपके सामने लोग बैठेंगे, तो अच्छा यही है कि आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर लीजिए। मैंने साल भर तक ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन न करने के 2 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि मैं टीवी चाहता था, क्योंकि वो दोनों के लिए था, और दूसरा रीजन था मैं दिल्ली चाहता था। तो टीवी भी नहीं मिला और दिल्ली भी नहीं मिला, भोपाल मिला, आकाशवाणी भोपाल। अब आकाशवाणी भोपाल को हम जानते भी नहीं थे, दिल्ली वाला और लखनऊ वाला, जाहिर उसके लिए भोपाल थोड़ा छोटा शहर है। बहुत कोशिश करते रहे, बड़ी सिफारिश लगाई, लेकिन साहब ना टीवी हुआ ना दिल्ली हुआ, और आखिरकार हम यहाँ आकाशवाणी भोपाल हमने 16 दिसंबर 1991 में 1991 में ज्वाइन कर लिया। अब मुझे यहाँ उर्दू प्रोग्राम दिया गया, मैंने कहा नहीं, मैं तो हिंदी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन पता ये चला जब नौकरी आप करते हैं तो जो आपका हेड चाहता है वही काम लेता है। मेरा दिल नहीं लगा यहाँ। 15 महीने के अंदर मैंने ट्रांसफर करवा लिया और दिल्ली वापस चला गया। और फिर दिल्ली में हमने एक्सटेंडेड सर्विसेज डिवीजन, विदेश सेवा में जनरल ओवरसीज सर्विस, इंग्लिश में पैक्स रहा, हिंदी में रहा, उर्दू में रहा। फिर जो लोकल होता है आकाशवाणी दिल्ली, वहां पे उर्दू का प्रोग्राम देखता रहा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे कार्यक्रम भी देते थे, जैसे पार्लियामेंट में 0 आवर होता है, उसकी कवरेज हमें करनी होती थी, या जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे फिल्म फेस्टिवल वगैरह, उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती थी। तो इस तरह से हमने सारी जिंदगी दिल्ली में गुजारी। फिर दूरदर्शन में चले गए, फिर वापस रेडियो में आ गया, रेडियो में आके फिर एक्सटर्नल में आया। फिर एक मेहरबान थे हमारे डीजी साहब, उनने आकाशवाणी भोपाल में हमारा ट्रांसफर कर दिया। आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी बीवी यही की है। मैंने अपने हिसाब से जितना दे सकता था आकाशवाणी भोपाल को उतना मैंने दिया। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुमकिन है कि मैं जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव अफसर की हैसियत से नौकरी शुरू करूं, वहीं स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से मैं रिटायर भी हूं। ये भी बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। मैं रेडियो को कभी नहीं भूल सकता। रेडियो मेरी जिंदगी का हिस्सा है और रेडियो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी आवाज का सही इस्तेमाल किया है, और अब आप आई हैं तो सारी यादें ताजा हो गई। तो रेडियो आज भी जिंदा है, रेडियो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। परिवर्तन की हर दौर में जरूरत होती है, तो हमें तो इसका भविष्य उज्जवल लग रहा है। अभी तो 90 साल है, अभी कई 100 साल तक चलता रहेगा ये मुझे उम्मीद है पूरी। आपने अपना कीमती समय हमारे आकाशवाणी भोपाल को दिया और बताया अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ में। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी पूरे आकाशवाणी का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी जो सेवाएं रही हैं आकाशवाणी को, वो सब आज ताजा हो गई, और सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया कि उन्होंने मेरी बात सुनी।